हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है और ये इस सीरीज़ का जो है वो तीसरा लेक्चर है। इसमें हम जो है पावर मेजरमेंट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कैलकुलेशंस होती हैं उनके बारे में समझेंगे। पावर मेजरमेंट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेशंस। पावर मेजरमेंट क्या है? ये पावर मेजरमेंट इन एन एसी सर्किट मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वॉट मीटर। जो वॉट मीटर होता है उससे हम जो है पावर का मेजरमेंट करते हैं। वॉट मीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें दो कॉइल रहती हैं। एक कॉइल जो है वो उसको हम करंट कॉइल कहते हैं, पहली कॉइल को करंट कॉइल कहते हैं और दूसरी कॉइल को जो है वो हम पोटेंशियल कॉइल कहते हैं। पोटेंशियल कॉइल जो होती है वो वोल्टेज को मेजर करती है और करंट कॉइल जो होती है वो करंट को मेजर करती है। और आपको पता है कि जो पावर होता है, पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो यानी कि ये दोनों कॉइल जो है वो वोल्टेज और करंट को मेजर कर लेती हैं। उसके अनुसार फिर जो है वो उनके दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो वॉट मीटर है उसकी जो नीडल है या फिर उसमें जो नंबरिंग आती है, यानी कि जो आपको वॉटेज में वैल्यू आती है वो आपको जो है इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू रहती है। यानी कि पावर जो कितनी कोई भी इक्विपमेंट पावर कितनी उसमें होगी उसको आपको बताएगा। तो द करंट कॉइल जो होती है क्योंकि वो करंट मेजर करती है इसलिए वो जो है वो उसका रेजिस्टेंस बहुत लो रहता है। और इसके अलावा जो पोटेंशियल कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है। तो ये सारी बातें तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि वॉट मीटर के अंदर और उसको हम पावर को कैसे मेजर करेंगे, वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे, करंट को मेजर करेंगे, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। बस बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो पावर मेजरमेंट करने के लिए हमारा जो इक्विपमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द वॉट मीटर। और वॉट मीटर की रीडिंग जो होती है वो वॉट्स में होती है। अगर मैं 3 फेज सर्किट की बात करूं और उसमें पावर मेजरमेंट के क्या तरीके हो सकते हैं तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है वो सबसे पहला अरेंजमेंट ऑफ वॉट मीटर्स का होता है वो कहलाता है हमारा 3 वॉट मीटर मेथड। यानी कि 3 फेज है। 3 फेज आप देख रहे हो यहाँ पर जो 3 फेज होते हैं आपको पता ही है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो फेज होता है रेड, दूसरा फेज जो होता है वो कहलाता है येलो और तीसरा फेज जो होता है ब्लू होता है। और साथ में अगर मैं स्टार कनेक्टेड सिस्टम की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो है वो न्यूट्रल सिस्टम रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो 3 वॉट मीटर मेथड में हम क्या करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पहला वॉट मीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वॉट मीटर नंबर 1 से, यहाँ पर 2 कॉइल है। पहली कॉइल जो है वो करंट कॉइल कहला रही है और दूसरी कॉइल जो है वो पोटेंशियल कॉइल है। पोटेंशियल कॉइल चूँकि वोल्टेज मेजर करती है तो इसका मतलब उसको हम पैरेलल में लगाएंगे किसी भी सिस्टम के। तो इसको पैरेलल में लगाने के लिए कोई भी लाइव वायर हो जाएगा, यानी कि सपोज यहाँ पे रेड वायर ले लिया और दूसरा जो है वो न्यूट्रल वायर हो गया। और जो करंट कॉइल है वो उसके सीरीज में लगेगी। सपोज हमें इस फेज में करंट जाने वाली को मेजर करना है तो करंट के लिए पाथ ये वाला रहेगा। तो करंट का पाथ अगर ये वाला है तो इसका मतलब जो है इसमें जाने वाली करंट जो है वो हम इस कॉइल के माध्यम से मेजर कर सकते हैं। तो दोनों के इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आता है वो वॉट मीटर 1 की रीडिंग जो है वो पावर बताएगी। इसी तरह से वॉट मीटर 2 का जो अरेंजमेंट है वो हम न्यूट्रल वायर और इस सेकेंड फेज जो कि वाई से रिप्रेजेंट किया येलो होता है उसके बीच में वॉट मीटर 2 लगा दिया और तीसरा जो है वो वॉट मीटर 3 ब्लू फेज और न्यूट्रल के बीच में लगा दिया। इसका मतलब ये है कि तीनों वॉट मीटर की जो रीडिंग आएंगी अलग अलग वो तीनों फेज का पावर मेजरमेंट की वैल्यू को वॉट्स में बताएंगी। और V1 I1 पहली करंट पहले वाले फेज में जाने वाली और उसका वोल्टेज V1 फेज और न्यूट्रल के बीच में, इसी तरह से V2 I2 और V3 I3 तीसरे फेज के लिए। तो ये जो सिस्टम है वो 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम और 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर लोड जो हो सकता है वो लोड अनबैलेंस्ड और बैलेंस दोनों ही हो सकते हैं। लोड बैलेंस और अनबैलेंस क्या होते हैं बेसिकली, यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लोड लगा हुआ है। पहले फेज में Z1 इम्पीडेंस है, दूसरे की Z2 इम्पीडेंस है और तीसरे की Z3 है। अगर ये तीनों इम्पीडेंस आपस में बराबर होती हैं तो उस लोड को हम बोलते हैं बैलेंस लोड। और अगर तीनों इम्पीडेंस जो है वो डिफरेंट रहती हैं तो हम उसको अनबैलेंस्ड लोड कहते हैं। और बैलेंस्ड, अगर हमारा लोड हमें मालूम है कि सब समय अगर बैलेंस्ड रहना है तो हम इस काम को जो है वो एक ही वॉट मीटर से भी कर सकते हैं। हमने सपोज किया कि इस एक ही वॉट मीटर लगाया है बैलेंस्ड के लिए, यानी कि कोई बैलेंस सिस्टम अगर है, बैलेंस्ड लोड है, बैलेंस लोड में हम क्या करेंगे कि एक ही वॉट मीटर लगाया, सपोज वॉट मीटर 1 लगाया हुआ है और तीनों फेज की पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल पावर हमारी सर्किट में कितनी कंज्यूम हो रही है वो एक ही वॉट मीटर से आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन क्या रहेगी, यहाँ पर लिमिटेशन जो रहेगी वो यही रहेगी कि लोड हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस लोड है। अब जो पावर मेजरमेंट का दूसरा तरीका है
वो काफ़ी जो है वो अच्छा तरीका है, जिसमें कि क्या है कि केवल 2 ही वॉट मीटर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही पॉपुलर मेथड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम 2 वॉट मीटर की मदद से पावर को मेजर कैसे करेंगे? तो दिस मेथड कैन बी एम्प्लॉयड टू मेजर द पावर इन 3 फेज 3 वायर्स स्टार और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। यानी कि यहाँ पर हमें न्यूट्रल वायर की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, आपको 2 ही वॉट मीटर की ज़रूरत पड़ी, 1 वॉट मीटर ख़त्म हो गया। दूसरा जो है वो आपको न्यूट्रल की कहीं पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल जो है वो केवल स्टार में होता है, डेल्टा सिस्टम में होता नहीं है। तो स्टार में भी हमें न्यूट्रल के साथ में कोई भी कनेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये और भी पॉपुलर इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि लोड बैलेंस होना चाहिए या अनबैलेंस होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों के लिए ये मेथड जो है वो सफिशिएंट है। यहाँ हम करते क्या हैं, किस तरह से करते हैं, कोई भी एक फेज को जो है वो हम रेफरेंस फेज बना देते हैं, बाकी 2 फेज के साथ में दोनों वॉट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। यानी वॉट मीटर 1 मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया रेड फेज के साथ में, और वॉट मीटर 2 जो है वो वाई फेज के साथ में। इन दोनों करंट कोयल कनेक्ट कर दिए हैं, जिसमें कि आप IR और IY करंट को मेजर कर रहे हो। और तीसरा जो है यहाँ पर फेज, उसके साथ में हम इसके पोटेंशियल कॉइल के कनेक्शन इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पर ये तीसरे फेज के साथ में रेड फेज का पोटेंशियल कॉइल का कनेक्शन है, और यहाँ पर जो है वो येलो फेज का कनेक्शन पोटेंशियल कॉइल के साथ है। तो इस तरह से हम सर्किट का अरेंजमेंट करते हैं स्टार कनेक्टेड सिस्टम में। इसके अलावा जो है नेक्स्ट, जब हम पावर मेजरमेंट करेंगे, सपोज मैंने मान लिया कि स्टार सिस्टम है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, तो उसके अंदर क्या होगा कि W1 एंड W2 दोनों की जो रीडिंग आएंगी वो पावर की मेजरमेंट होगी। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीचे लिखा हुआ है टोटल पावर जो मेजर होगी वो W1 और W2 में जो रीडिंग आ रही हैं वो ही टोटल पावर 3 फेज सिस्टम, चाहे वो अनबैलेंस्ड हो चाहे वो बैलेंस्ड हो, दोनों में ही यही रहेंगी। तो इसमें किस तरह से ये करता है, सपोज मैं W1 की बात करूँ, यानी कि वॉट मीटर 1 की रीडिंग की बात करूँ, तो आपको पता है कि इसमें जो जाने वाली करंट है वो, यानी कि पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पर जो करंट है, करंट कौन सी जा रही है इसके अंदर, IR जा रही है वॉट मीटर 1 में। वॉट मीटर 1 में करंट IR जा रही है, और वोल्टेज क्या रहेगा, यानी कि इस वाले ये वाला वोल्टेज रेड फेज का और ब्लू फेज का, यानी कि 2 पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ लिखना होगा VR माइनस VB। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि आप देख रहे हो कौन सा वोल्टेज है, ERN, यानी कि वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, ERN माइनस EVN, ये लिख दिया। दूसरा जो है W2 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि यहाँ पर जो है वो वाई फेज की करंट है, और यहाँ जो वोल्टेज है वो वोल्टेज पोटेंशियल कॉइल जो है वो वाई फेज और ब्लू फेज के साथ कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल EYN एंड EBN, इसको इस तरह से ले लिया। यहाँ पे न्यू N जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ द विद रेफरेंस टू दिस न्यूट्रल पॉइंट जो वोल्टेज है वो लिख दिया है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हो, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पर एक टर्म आपको ये मिलेगा ERN इंटू IR, EYN इससे रिलेटेड हो गया, ये दोनों टर्म आ गए। इसके अलावा जो आपका EBN है दोनों में कॉमन है, तो EBN को कॉमन लेकर के यहाँ पे अंदर जो है वो ये एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब आपको ये मालूम है कि IR प्लस IY प्लस IB, यानी कि तीनों ही जो करंट होती हैं एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, और फिर आपको न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट एराइज होता है। तो ये आपको 3 फेज सर्किट जब पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि IR प्लस IY प्लस IB, जो तीनों की वैल्यू जो होती है वो नेट सम जो है एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर करंट जो है वो 5 एम्पियर आ रही है तो एक तरफ जो है वो 3 एम्पियर और एक तरफ 2 एम्पियर, इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जिस तरह की टोटल नेट करंट जो होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किरचॉफ करंट लॉ अगर वहाँ लगा दें तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल 3 करंट विल बी 0 एट दिस पॉइंट। तो ये आपको पता है, ये रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दूँ, यहाँ पर IR प्लस IY की इक्वेशन से माइनस IB हो जाएगा। तो जब माइनस IB होगा यहाँ पर, अगर माइनस IB हो जाता है तो इसका मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे करंट की वैल्यू IB इंटू यहाँ जो टोटल पावर है वो EBN IB होगा। इसका मतलब ये जो पावर है रेड फेज की वजह से है, IR इंटू ER, IY इंटू EY, IB इंटू EB, यानी कि तीनों फेज की पावर आपके पास में आ गई, IR ERN IY EYN एंड IB EVN। तो इस तरह से जो है हम पावर मेजर केवल 2 वॉट मीटर की मेथड से हम बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट हमारा जो रहता है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी यही होगा। उसमें क्या होगा,
कि 2 वॉट मीटर्स हैं, दो आपके 2 पेजेस में इस तरह से लगा दिए, तीसरे के रिस्पेक्ट में हमने दोनों वॉट मीटर्स को कनेक्ट कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन की कि करंट की वैल्यू क्या हो रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ लिखा हुआ W1 की रीडिंग जो है वो ERB, यानी कि यहाँ से जो वोल्टेज है वो कौन सा है, यहाँ पर R और B के यानी कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कॉइल लगी है, तो ERB, क्योंकि न्यूट्रल का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है यहाँ पर, ERB। और यहाँ पर जो करंट है, इस वाली कॉइल में जो करंट है वो कौन सी करंट है, I1 - I3। यानी कि अगर मैं इस करंट की बात करूँ, ये इस पॉइंट पर मिलने वाली जो नेट करंट होगी वो क्या होगी, यानी कि ये IR का मान क्या होगा। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं I1 करंट इधर जा रही है और I3 इधर जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं I1 - I3 दैट विल बी इक्वल्स टू IR। I1 - I3 दिस इज इक्वल्स टू IR, यानी ERB इंटू IR जो होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ERB इंटू IR जो करंट है उसको हम इससे लिख सकते हैं ERB I1 - I3। इसी तरह से W2 को भी हम समझ सकते हैं कि E/B इन दोनों फेज के बीच में लगा हुआ है, तो E/B जो होगा वो वोल्टेज बाय और B फेज के बीच का, और चूंकि न्यूट्रल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर E/B लिखा है। यहाँ पर I2 - I1 जो करंट है इस पेज में, ये वाली I/Y की वैल्यू जो होगी वो, क्योंकि यहाँ पर I2 इस डायरेक्शन में जा रही है और इधर से I1 इस डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर लगा दिया जाए तो उस तरह से हमें I/Y की वैल्यू जो होगी वो I2 - I1 मिलेगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं W2 बेसिकली होगा क्या, W2 बेसिकली E/B इंटू I/Y होगा, जिसको कि हम इस तरह से लिखते हैं E/B I2 - I1। अब इन दोनों वॉट मीटर की रीडिंग अगर मैं इस तरह से लिख दूं, जो आपने एक्सप्रेशन ऊपर से लिखी है, तो W1 + W2 जो होगा वो, यहाँ पर इसको एक्सप्रेशन को अगर ओपन कर दें तो ये रहेगा। और आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं इसको I2 और E/B लिख दें, I3 और E/BR यहाँ लिख दें, और साथ में जो है वो तीसरा एक्सप्रेशन को I1 कॉमन लेते हुए लिख दें, क्योंकि I1 दो टर्म में है, तो यहाँ पर वोल्टेज के टर्म यहाँ पर प्लस होकर के ये मिल रहे हैं E/B और EBR। अब अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपने पढ़ा है, तो अगर इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यहाँ अप्लाई कर दें तो यहाँ पर KVL इक्वेशन क्या होगी, KVL इक्वेशन यानी कि इस वाले फेज में जो वोल्टेज होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर वोल्टेज जो होगा वो ERB यानी कि E/B प्लस EBR प्लस ERB, तीनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि मैं लिखूँ E/B प्लस EBR प्लस ERB। ध्यान से समझना, E/B सबसे पहले बाय और B के बीच में, यानी कि ये वाले यहाँ पे जो होगा वोल्टेज इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे E/B, यहाँ पर क्या होगा इन दोनों पॉइंट पे EBR, ये हो गया दूसरा टर्म EBR, और तीसरा जो है वो यहाँ का ERY, ये ERY हो गया। इसका मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए पर्टिकुलर मैश और लूप दैट विल बी इक्वल्स टू 0। एल्जेब्रिक सम जो वोल्टेज का होता है वो किसी क्लोज लूप में 0 रहता है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू E/B और BR की लिखूँ, इसकी वैल्यू, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, -ERB के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो -ERB को यहाँ पुट कर दें, अगर यहाँ पर अगर आपने पुट कर दिया माइनस में, तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, और ये साइन प्लस के होते से ही ये करंट और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है वो पावर दे रहा है रेड फेज के लिए, ये बाय फेज के लिए, और ये ब्लू फेज के लिए। और जो ही वही हमको चाहिए था। इसका मतलब ये है कि 2 वॉट मीटर्स आर अगेन सफिशिएंट टू कैलकुलेट पावर इन दी 3 फेज सर्किट। फिर से वही बात मैं बताऊंगा आपको, चाहे लोड हमारा बैलेंस्ड हो या फिर लोड हमारा अनबैलेंस्ड हो, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 वॉट मीटर्स की जगह पर 2 ही वॉट मीटर सफिशिएंट होंगे। बैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, सभी के लिए 2 वॉट मीटर मेथड इज द इकोनॉमिकल वे ऑफ मेजरिंग पावर इन 3 फेज सिस्टम। अब बात आती है एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजम्पशन की। एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजम्पशन ये क्या है? आपको पता है कि आपके घरों में बिल आता होगा। बिल आता है तो वो किस में होता है? यूनिट्स में रहता है। इतने यूनिट आपने खर्च किए हैं, आपका इतना पैसा हो गया। तो वो यूनिट वास्तव में क्या होती है? अब पावर और एनर्जी में वास्तव में क्या डिफरेंस है? पावर आपको पता है कि पावर आपका बल्ब जो है वो सपोज 100 वाट का बल्ब है, लेकिन अगर आपने उसको 10 घंटे जलाया तो इसका मतलब उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, तो वो एनर्जी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर टाइम फैक्टर आ गया, कितने घंटे तक आपने जो है ना उस पावर को यूज किया है। तो टाइम को जब हम पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एनर्जी मिल जाती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है दैट इज द कैलकुलेशन, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इसी तरह से द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज डिपेंड्स ऑन द टोटल पावर यूज बाय ऑल योर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज। मैंने तो केवल अभी एक बल्ब की बात की थी, लेकिन आपके घरों में या फिर किसी इंडस्ट्री में देयर आर सो मैनी डिवाइसेज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो टोटल टाइम हर एक का हम अगर निकाल लें
हर एक डिवाइसेस कितने कितने टाइम तक जो है वो ऑपरेट हो रही है, तो उसको जब हम उसका जो है हम सम कर दें, उसका पावर और टाइम का, हर एक इक्विपमेंट के पावर टाइम के सम को जब हम टोटल सम कर दें, तो वो जो है वो आपकी एनर्जी आ जाएगी कि इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट्स ऑफ पावर यूज बाय 1 आवर ऑफ टाइम। जैसा कि आपने एक यूनिट पढ़ी होगी किलोवाट आवर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 वाट जो है वो पावर 1 घंटे तक अगर आपने यूज की है, दैट इज कॉल्ड एज द 1 किलोवाट आवर। तो कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अप्लाइंसेज। कह रहे हैं कि द कैपेसिटी ऑफ, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होती हैं। एक तो पहली चीज़ तो होती है कि कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंस क्या है, यानी कि वाट्स में वैल्यू क्या है, कितने वाट की वो पर्टिकुलर अप्लाइंस है। उसके बाद उसको आपने कितने घंटे के लिए आपने ऑपरेट किया है। दूसरी चीज़ ये हो गया नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे। और चूँकि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, या फिर तो आप उसको, सीधी सी बात है कि आपने उसको कितने दिनों तक आपने उसको यूज किया है ना। तो नंबर ऑफ डेज पर ईयर व्हेन द अप्लायंस इज इन यूज। तो एनर्जी कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द रिलेशन। इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स यूज, नंबर ऑफ डेज यूज, कैपेसिटी ऑफ अप्लायंसेज एक्सप्रेस्ड इन वॉट्स अपॉन 1000। इसका मतलब वॉट्स में लिखा है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एनर्जी की कैलकुलेशन किस में करनी है, किलोवाट आवर में। और ये जो किलोवाट आवर होती है भाई हमारी जो होती है वो यूनिट कहलाती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि आपने यहाँ पर 102 यूनिट को कंज्यूम किया हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 102 किलोवाट आवर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, कह रहा हूँ कि if 40 watt lamp is turned on for 1 hour, how many joules of electric energy have been converted by the lamp? यानी कि 40 वाट का लैंप है, 1 घंटे तक उसको ऑन रखा, तो कितनी जूल एनर्जी जो है वो हुई। तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे पावर इनटू टाइम। इसका मतलब 40 × 3600, इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गॉट ए वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज 14,400 जूल्स। यानी कि इतनी एनर्जी जो है वो आपने यूटिलाइज की। बिकॉज द जूल इज सच ए स्मॉल यूनिट, जूल इज ए सच ए स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी आर ऑफन गिवन इन किलो जूल्स। इसको क्या करते हैं हम, स्मॉल एनर्जी, स्मॉल यूनिट की वजह से हम जो है ना हाई यूनिट पे जाते हैं किलो जूल्स पे। देयरफॉर द अबव आंसर कुड बी रिटन एज 14.4 किलो जूल्स। इसको हम बोलेंगे 14.4 किलो जूल्स। अब जैसा कि मैंने अभी आपको किलोवाट आवर के बारे में बताया था, फिर से एक बार देखते हैं। बिकॉज द जूल इज ए स्मॉल, सो स्मॉल, देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड इज एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर एंड ऑल्सो नोन एज एनर्जी कंजम्पशन इन नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी कि भाई चीज़ की नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी कंज्यूम हुई भाई, जो है वो आपकी किलोवाट आवर जो होगी भाई नंबर ऑफ यूनिट्स कहलाएंगी। तो 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वुड बी कन्वर्टेड बाय ए 1000 वाट अप्लायंस व्हेन यूज्ड फॉर 1 आवर। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो इस एनर्जी को जो है वो यूज़ द किलोवाट आवर एज द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इन हाउस होल्डर्स, फॉर हाउस होल्डर्स। तो इसमें जो है वो मैं कुछ एग्जांपल भी मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में आती हैं। तो मैं बेसिकली प्रॉब्लम ही आती हैं, आप प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इसमें क्या है कि सपोज एक कंज्यूमर यूजेस 6 किलोवाट इमर्सन हीटर, 6 किलोवाट जो है वो पानी गर्म करने का हीटर है, 4 किलोवाट का जो है वो इलेक्ट्रिक स्टोव है, और 300 वाट्स की लैंप्स को जो है वो 10 घंटे तक यूज करता है। कह रहे हैं कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हैव बीन कन्वर्टेड। तो उसने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम में कन्वर्ट की। तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि टोटल पावर इन किलोवाट्स, किलोवाट में सबसे पहले निकालना है। यानी कि 6 किलोवाट का इमर्सन रॉड, 4 किलोवाट का इलेक्ट्रिक स्टोव और 100 वाट्स के 3 लैम्प। इसका मतलब 3 लैम्प की वैल्यू कितनी, 300 वाट हो गई। अब इसको भी किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो 10.3 किलोवाट जो है वो पावर आ गई। इतना तो पावर हम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब अब इसको एनर्जी में कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी इन किलोवाट आवर्स क्या होगी, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय द टाइम, पावर एंड टाइम, दैट विल बी द 103 किलोवाट आवर। इतनी जो हो यूनिट्स, या फिर हम 103 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर प्रॉब्लम नंबर 2 पे जाते हैं, कह रहे हैं ये डीसी जनरेटर है जन ईएमएफ पर 200 वोल्ट। इस डीसी जनरेटर ने 200 वोल्ट ईएमएफ जनरेट किया एंड प्रोवाइड से करंट 10 एम्पियर, और
करंट कितनी प्रोवाइड कर रहा है 10 एम्पियर। हाउ मच एनर्जी डज इट प्रोवाइड ईच मिनट, एवरी मिनट वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि आप एनर्जी को कैलकुलेट करो सबसे पहले, और यहाँ पर जो है पावर नहीं दे रखी तो आप पावर को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पावर को कैलकुलेट करने के V × I होता है सिंपल, 200 × 10 जो कि आपको दे रखा है 200 वोल्ट एंड 10 एम्पियर, तो इसमें 2000 वाट्स हो गया। इसी तरह से एनर्जी जो है वो 2000 × 60 को गुणा करते हुए जो ईच मिनट कह रहे हैं उसको जो है वो यहाँ पर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, तो 12000 जूल्स जो है 120 किलो जूल्स जो है वो एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी कि वो प्रोवाइड करेगा जनरेटर। तो इस तरह से जो है आपने इस लेक्चर में जो है काफ़ी चीज़ें समझी कि पावर क्या होती है, पावर को मेजर कैसे करते हैं, 3 फेज सिस्टम में कैसे करते हैं, उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है वो किस तरह से हम यूनिट्स में निकालते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपने समझी सीखी। अब आप इस पर जो है ना कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।